पंचायत चुनाव 2021 के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज मैं पीठासीन पदाधिकारी के कार्य संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करूंगा। दोस्तों, इलेक्शन में सबसे अगर किसी का महत्वपूर्ण काम है, दायित्व है, तो वो पीठासीन पदाधिकारी का होता है। दोस्तों, पीठासीन पदाधिकारी मतदान दल के मुखिया होते हैं। पूरे इलेक्शन के दौरान, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, जो पीठासीन पदाधिकारी का दायित्व सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पूरे इलेक्शन में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अधिकार की बात की जाए तो सबसे अधिक अधिकार पीठासीन पदाधिकारी के पास होता है। एक महत्वपूर्ण अधिकार, नियुक्ति का अधिकार, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 ही के पास होता है, एक डीएम और दूसरे पीठासीन पदाधिकारी। तो दोस्तों, पीठासीन पदाधिकारी कौन सी नियुक्ति कर सकता है? तो दोस्तों, एक तो आप जानते ही हैं, पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करने का दायित्व भी उन्हें ही संभालना है। साथ ही साथ अगर चुनाव के दौरान उनके कोई भी सहकर्मी P1, P2, P3, P3A, P3B, P3C अगर अस्वस्थ हो जाएं, तो उन्हें ये अधिकार है कि वो स्थानीय पढ़े लिखे शिक्षित हो सके तो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त और ऐसे व्यक्ति जो किसी पार्टी का ना हो, उसे तत्कालिक रूप से P1, P2, P3 के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीठासीन पदाधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिन्हें कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्टकट में PO बोलते हैं, ये मतदान दल के मुखिया होते हैं। उनका सर्वप्रथम काम होता है कि अपने जितने भी सहयोगी हैं उनका परिचय प्राप्त करना, उनका मोबाइल नंबर नोट करना और फिर मतदान के एक दिन पूर्व ही उन्हें संबंधित ब्लॉक में जाकर सामग्रियों का कलेक्शन करना होता है। इन सामग्रियों के कलेक्शन में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमारे पीठासीन पदाधिकारी अवश्य ध्यान देंगे। उसमें से नंबर 1 क्या है दोस्तों? वो है प्रवेदक चिन्ह, या जिसे विभेदक चिन्ह, इंग्लिश में डिस्टिंग्विश मार्क्स कहते हैं। ये चेक करना कि जिस बूथ पे वोटिंग होने जा रही है उसी बूथ का, उसी पंचायत का है या नहीं, ये मिलान कर लेना। इसमें ऊपर पे ये एक मुहर है जिसमें ऊपर पे आपका बूथ नंबर और नीचे में पंचायत का नाम या उसका नंबर इस पंचायत चुनाव में होगा। दूसरा काम, मतपत्र, इसका मिलान कि जिस पंचायत के जिस बूथ में आपकी इलेक्शन की ड्यूटी लगी है वहाँ पर उसी बूथ का वो वोटर लिस्ट है या नहीं, इस बात का अवश्य मिलान कर लेंगे। बाकी सामग्रियाँ, एक चेकलिस्ट मिलेगा, उन सब का मिलान कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपको एक लॉग बुक मिलेगा,
मतलब जिस गाड़ी से आप जाएंगे उनका एक लॉग बुक मिलेगा और उसमें रूट चार्ट भी दिए जाएंगे। तो आप लॉग बुक प्राप्त करेंगे, रूट चार्ट उसी में होगा और साथ ही साथ एक पर्ची दी जाएगी डीजल के लिए। तो जौन सी गाड़ी आप मिले उस ड्राइवर का नंबर नोट करेंगे और फिर अपने सहयोगियों के साथ सबसे पहले डीजल लेने जिस पेट्रोल पंप का पर्ची मिला है वहाँ जाएंगे और फिर अपने साथियों के साथ अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, इलेक्शन में लिखने पढ़ने का सारा कार्य पीठासीन पदाधिकारी का होता है। बहुत ही ज़्यादा लिखने का कार्य होता है, इसलिए मैं सभी पीठासीन पदाधिकारी को ये कहना चाहूँगा कि लिखने पढ़ने का 90% काम आप इलेक्शन से पहले कर लें। आप कर भी सकते हैं। ज़्यादातर फॉर्म्स में आपको जिस पंचायत में चुनाव कराना है उसका नाम, उस बूथ की संख्या जिस पे आपकी ड्यूटी लगी है, उसमें कितने मतदाता हैं, कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, ये सब बातें आप पहले भर सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं स्थान को खाली छोड़ें जिन्हें इलेक्शन के बाद भरना है। यथासंभव अपना सिग्नेचर जहाँ जहाँ है उसे चेक करके अवश्य अपना साइन कर दें। और दोस्तों, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के पश्चात आपका पहला काम होगा उस कमरे का सिलेक्शन करना जहां आपको वोटिंग करानी है। इस बार चूंकि 5 वोटिंग कंपार्टमेंट्स आपको बनाने हैं, इसलिए काफ़ी बड़ा रूम हो तो अच्छा है। 5 टेबल का अरेंजमेंट करना है आपको और ये ध्यान देना है कि उस कमरे की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, खास की खिड़कियों पे ध्यान देंगे वो टूटी भी ना हो, क्योंकि ये गोपनीय मतदान है। तो दोस्तों, खिड़कियां बंद होने वाली हो और उस कमरे में 2 दरवाजे हों। अगर एक ही दरवाज़ा है तो चुनाव आयोग का कहना है कि उसे आप 2 भाग में बांट दें, या रस्सी की सहायता से या बांस की सहायता से। 2 दरवाजे हों तो बहुत अच्छी बात है कि एक से वोटर इन करे और दूसरे से आउट हो। तो वोटिंग कंपार्टमेंट किस तरह से बनाना है, इसमें आपको जो कूट मिलेगा उसी से टेबल पे आप उसको 3 तरफ से घेर देंगे। लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट देखेंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट सबसे पहले मेंबर का, फिर मुखिया का, फिर पंचायत समिति के सदस्य का, फिर जिला पार्षद का और फिर अंत में पंच और सरपंच का बनाएंगे, जहाँ पे आप एक स्टाम्प पैड रखेंगे और वोटर स्टिक डाल देंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट बनाने का कार्य करने के पश्चात आप इलेक्शन के दिन अपने सहयोगियों को P1 को, P2 को, P3A, P3B, P3C को किस क्रम में कहाँ बैठाना है, उसके लिए बेंच कुर्सी का अरेंजमेंट देख लेंगे। और फिर मतदान के दिन सुबह के 5 बजे आपके पास PCCP वाले आएंगे, जिसको आप पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। उनसे आप EVM कलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ पेपर सील्स में कौन कौन सा, तो दोस्तों ग्रीन पेपर सील, स्ट्रेप सील, स्पेशल टैग,
इन सब का नंबर नोट करना नहीं भूलेंगे। सारे BU CU का नंबर और सारे ग्रीन पेपर सील्स का नंबर अवश्य नोट करेंगे। और ये ध्यान देंगे कि जो आपको मतपत्र मिल रहा है वो उसी वार्ड का है या नहीं, और जितने वोटर हैं उससे कम मतपत्र नहीं होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान दें, क्योंकि पंच और सरपंच के जो मतपत्र हैं, मतपत्रों से कराना है तो उन मतपत्र की जो संख्या है वहाँ पे जितने वोट है, टोटल वोटर्स हैं, उनसे कम नहीं होनी चाहिए। इस बात का मिलान अवश्य कर लेंगे। और फिर जैसे ही आपको EVM मिलेगा 5 बजे, आप सभी सहयोगी मिलकर मॉक पोल की तैयारी शुरू कर देंगे। क्योंकि 4-4 पोस्ट EVM से होने जा रहे हैं, 4-4 EVM को सील करना है, काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप 1.5 घंटा पहले ही मॉक पोल की तैयारी शुरू कर दें। जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें आप रात में ही कह दें कि मैं 5:30 बजे मॉक पोल शुरू करूंगा, आप सब आ जाएंगे। यदि पोलिंग एजेंट्स ना भी आए तब भी आप अपने सहयोगियों के साथ मॉक पोल शुरू कर देंगे। मॉक पोल में इस बार का जो परिवर्तन है वो ये है कि हर बटन को सिर्फ एक बार दबाना है, तो हर कैंडिडेट को एक वोट डालना है। 50 का इस बार बाध्यता नहीं है। मॉक पोल होने के बाद आप उन्हें सील करेंगे। ग्रीन पेपर सील से सबसे पहले रिजल्ट के सेक्शन को आप सील करते हैं। उसमें इस प्रकार ग्रीन पेपर सील लगाए कि उसके जो छिद्र होते हैं उस छिद्र से बाहर से आपको ग्रीन भाग दिखाई दे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बस आप इतना ही ध्यान रखें, ग्रीन पेपर सील जब आप लगाएंगे इस प्रकार लगाएंगे जो छिद्र होते हैं उस छिद्र से आपको ग्रीन भाग दिखाई दे। उस पर आप अपना हस्ताक्षर और एजेंट का हस्ताक्षर लेना नहीं भूलेंगे। पोलिंग एजेंट्स का हस्ताक्षर होना सारे ग्रीन पेपर सील में आवश्यक है, आपका भी हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और फिर आप स्पेशल टैग से क्लोज के बटन को सील करेंगे। फिर ऊपर से आप CU को स्ट्रेपसिल से सील करेंगे। स्ट्रेपसिल आप जानते हैं सबसे लंबा होता है, इसका जो लंबाई है वो 23.5 इंच का होता है, चौड़ाई 1 इंच का होता है, जिसमें ABCD अंकित होते हैं। हर एक ABCD स्क्वायर फॉर्म में होता है, 1 इंच का होता है साइड, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों उसका 1 इंच का होता है। उससे आप सील करेंगे CU के बाहरी भाग को। सीलिंग के बाद आप 7 बजे मतदान शुरू करेंगे। अगर ये सीलिंग प्रोसेस आपका 7 बजे से पहले हो जाए तो याद रखें, हरगिज़ आप 7 बजे से पहले मतदान प्रारंभ नहीं करेंगे। और जब मतदान प्रारंभ हो जाए उसके बाद आपका काम होगा कि सभी सहकर्मी P1 P2 P3 सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारा वोटिंग स्पीड से हो रहा है कि नहीं। मतपेटी इस बार आप ही के पास होगा। आपको ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी वोटर जो है मतपत्र लेकर बाहर ना जाए। इसके बाद जो कार्य होगा पीठासीन पदाधिकारी का वो ये कि जब 5 बजेंगे तो शाम के 5 बजे याद रखें दोस्तों, वोटिंग बंद नहीं होता, मेन गेट बंद होता है। मेन गेट बंद करने के बाद आप पीछे से जितने भी मतदाता लाइन में लगे होंगे उन्हें पर्ची बांटेंगे। लास्ट वाले को 1 नंबर देंगे, फिर 2 नंबर देंगे, फिर 3 नंबर देंगे, इसी तरह से आप, है ना। और जब 1 नंबर वाला भी मत दे देगा तब आपका मतदान समाप्त हुआ। मतदान समाप्ति के पश्चात क्लोज का बटन दबाना हरगिज ना भूलेंगे। बाकी P1 P2 P3 के क्या कार्य है इसको मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जो नहीं देख पाए हैं वो इससे पहले वाले एपिसोड को देख लें। अब
इस मशीन में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, इस एरर्स की बात हम लोग कर लें। घबराएं नहीं, मशीन है, कुछ कमी एरर्स आ सकते हैं। इसमें से अगर आपका दोस्तों प्रेस एरर आ रहा है तो कोई घबराहट की बात नहीं है। कोई बटन दब गया है, उसको आप फिर से उठा दें, वो बटन आपका अगर उठ गया तो ये प्रेस एरर समाप्त हो जाएगा। बटन की चेकिंग में अगर वोटिंग के दौरान ये प्रेस एरर आ रहा है तो आप वोटिंग कंपार्टमेंट में अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि पोलिंग एजेंट्स और जो भी वहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट है, कोई भी है, अदर पदाधिकारीगण, उनको लेकर मतदान कक्ष में जाएंगे। अकेले याद रखें, वोटिंग के दौरान कोई भी चाहे कोई भी पदाधिकारीगण हो, वह वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जा सकते हैं, है ना। अगर प्रेस एरर आ गया तब जाने की मजबूरी है तो आप जो है एजेंट के साथ और अन्य कोई पदाधिकारीगण है, एजेंट को लेना आवश्यक है, क्योंकि सारा विवाद एजेंट ही खड़ा कर सकता है। दोस्तों, प्रेस एरर आपका हो सकता है कि मॉक पोल के दौरान ही आपने अगर सीआरसी करने के दौरान अगर कस के दबा दिया बटन्स को, बटन दबा रह गया, तो वहाँ भी प्रेस एरर होने की संभावना है। हो जाए, कोई घबराहट की बात नहीं है, आप उस बटन को फिर से उठा दें और प्रेस एरर समाप्त हो जाएगा। लिंक एरर, आप जानते हैं कि बीयू में एक केबल लगा हुआ है, उसके सॉकेट को आपको सीयू के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। उस कनेक्शन में रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ कनेक्ट करते हैं। इस कनेक्शन में इस बात का ध्यान रखना है, कि रेड रेड के साथ लग रहा हो और ब्लैक ब्लैक के साथ लग रहा हो। और इसके बाद भी अगर लिंक एरर दिखा रहा है तो आप एक बार फिर से उसको खोलें और फिर से लगाएं और कट सा आवाज़ बोले तो आप समझ जाएं कि अच्छे से लग गया है। और अगर अच्छे से लग जाएगा तो फिर आपका लिंक एरर हट जाएगा। अब दोस्तों, एक एरर और आएगा, वो है आपका केबल एरर। अगर केबल एरर आ जाए तब तो ऐसे कंडीशंस में कोई आप घबराए नहीं, क्योंकि उसका कोई समाधान आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेक्टर पदाधिकारी को कॉल करना होगा और फिर वो आएंगे, उस ईवीएम को चेंज कर देंगे। अगर वोटिंग से पहले आपका केबल एरर दिखा रहा है तब तो वो चेंज करेंगे और पुराना ले जाएंगे। लेकिन अगर वोटिंग हो चुका है तब वो पुराना वाला जो ख़राब हो गया है वो लेकर नहीं जाएंगे, वो भी आपको ही लेकर जाना है। अब दोनों को सील करना है और दोनों के बारे में विस्तृत रूप से पीठासीन पदाधिकारी अपनी डायरी में अवश्य उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सारे एरर्स आपको हो सकते हैं। कभी कभी देखिए, आप जैसे मॉक पोल किया और है ना इनवैलिड शो कर दिया, अगर बटन दबाया और इनवैलिड शो किया, इसका मतलब आपने सीआरसी सही से नहीं किया है। इनवैलिड एरर आ रहा है तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो आप सीआरसी पहले कर लें, तो फिर ये आपका इनवैलिड एरर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चुनाव कराएंगे। अब इसमें जैसे मेन प्रॉब्लम होता है कि पेपर तैयार करने में, जब हमारा इलेक्शन समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है आप ना सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टेशनरी पैकेट्स बनाते हैं। स्टेशनरी पैकेट में क्या क्या डालना है, स्टेशनरी पैकेट बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, ये ग्रीन कलर का होगा, इसमें क्या क्या डालना। जो मेन पेपर्स यूज़ हुए हैं वो आपका स्टेशनरी पैकेट में जाता है। तो इसमें क्या क्या जाएगा, देखिए P1 ने जो काम किया, P1 ने देखिए क्या काम किया है, वोटर लिस्ट को चिन्हित किया, तो वो उसके अंदर डालना है। आज इस बार जो है पंचायत चुनाव में P1 के पास एक और काम है कि पंच और सरपंच का जो मतपत्र है उसी के पास होगा और उसका जो अधकट्टी होगा उस पर वो मतदाता से साइन लेंगे, उसका क्रम संख्या चढ़ाएंगे। तो वो जो अधकट्टी है जिसपे क्रम संख्या आपने लिया है, साइन किया है, उसको स्टेशनरी पैकेट में डालेंगे। ये दो P1 से रिलेटेड हो गया। P2 से रिलेटेड देखिए, P2 के पास क्या है, मतदाता रजिस्टर 17A है, वो उसके अंदर डालेंगे। और अगर टेंडर वोट हुआ है तो 17B फॉर्म वो डालेंगे।
हुआ है तब भी डालना है, नहीं हुआ है तब भी डालना है, नहीं हुआ है तो नील करके लेकिन टेंडर वोट को इन्वेलप के अंदर डालना है। उसके बाद टेंडर वोट के लिए आपको वोट्स मिलते हैं, जितने टेंडर वोट्स हुए हैं वो उसके अंदर डालना है, हुए हैं तो डालना है, नहीं हुआ है बचा हुआ जितना वोट्स है वो भी वापस करना है, उसको स्टेशनरी पैकेट में डालना है। कोई वोट अगर फट गया तो उसको फेंकना नहीं है, उसको भी आपको स्टेशनरी पैकेट के अंदर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों अब आप आइए P3 के पास। P3 ने क्या काम किया था? P3 के पास क्या था? मतदाता पर्ची। मतदाता पर्ची का कलेक्शन का काम P3 करते हैं, तो P3C इस बार वो काम करेंगे। उन्हें आप कहेंगे कि उन्हें काफ़ी सुरक्षित रखें, क्योंकि उसके आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पैकेट स्टेशनरी पैकेट के अंदर डालना है। इसी तरह से अगर चैलेंज वोट वाला फॉर्म है, फॉर्म 14 भरना पड़ता है, ये हुआ है तब भी, नहीं हुआ है तब भी आप इसे स्टेशनरी पैकेट के अंदर डालेंगे। इसके बाद अगर अन्य कोई निर्देश उस समय इलेक्शन कमीशन का आता है तो वह कागज़ स्टेशनरी में डालेंगे। अब बात करें नॉन स्टेशनरी में। नॉन स्टेशनरी में जो मेन इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, जैसे वोटर लिस्ट की जितनी प्रतियां बच जाए वो उसके अंदर डालना है। इसी तरह से मतदाता पर्ची, ये भी बच जाएंगे आपको बहुत सारे, उन्हें फेंकना नहीं है, वो उसके अंदर डालेंगे। इसी तरह से आपका जो है कोई जो है आयु संबंधी घोषणा वाला अगर कोई फॉर्म आता है तो वह भी आप किस में डालेंगे? स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी पैकेट में डालेंगे, नॉन स्टेशनरी पैकेट में डालेंगे। इसी तरह से कोई अंधा लाचार व्यक्ति आता है, उसके सहयोगी जो भी आएंगे उससे एक फॉर्म भरवाना है, उसको आप दोस्तों नॉन स्टेशनरी पैकेट में डालेंगे। और फिर जितनी सामग्रियां बची हुई होंगी उन्हें थर्ड पैकेट के अंदर डाल देंगे। कोई भी चीज़ इलेक्शन का घर ले जाने का नहीं होता है। हम लोग कोशिश करें कि इलेक्शन कमीशन को सारी चीज़ें वापस कर दें। और फिर खुला लिफाफा की बात करें। खुला लिफाफा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खुला है, ये चेक होगा। जब ये सही होगा तभी आपके जो है ईवीएम वो कलेक्ट किए जाएंगे, जमा हो पाएंगे, नहीं तो नहीं जमा होंगे। इसलिए खुला लिफाफा पे ख़ास ध्यान देंगे। इसमें हमारे प्रिजाइडिंग साहब काफ़ी परेशान रहते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको ध्यान से नोट करें। इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है ना, वो है फॉर्म 17C, मत पत्रों डाले गए मतों की लेखा, डाले गए मतों की लेखा। ये फॉर्म 17C जो है, ये आपको चूँकि 6 पोस्ट का इस बार चुनाव कराने हैं, हर पोस्ट के लिए आपको 2-2 बनाने हैं, तो टोटल आपका 12 बनेंगे। डाले गए मतों की लेखा जो है ये आपको फॉर्म 17C होगा। इसकी हर पोस्ट के लिए 2 प्रति बनाएंगे, टोटल 6 पोस्ट हैं तो 12 प्रति बनेंगे। इसी तरह से पेपर सील लेखा, पेपर सील लेखा 6 पोस्ट हैं, हर पोस्ट के लिए 2-2 बनाने हैं तो ये 12 बनाए जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको जो पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, इसको आपको खुला लिफाफे में रखना है। इसी तरह से विजिट सीट, विजिट सीट क्या होता है कि इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान जितने भी पदाधिकारी गण उस बूथ पे आते हैं, वह उस विजिट सीट पे अब उस वक्त का टाइम नोट करते हैं, उस वक्त हुए वोट कोड लिखते हैं, कितना वोटिंग उस वक्त तक हुआ है, और फिर अपना सिग्नेचर देते हैं। इसको विजिट सीट कहते हैं। इस विजिट सीट को भी आपको खुला लिफाफे के अंदर रखना है। और दोस्तों आपको क्या काम करना है कि एक PS05 फॉर्म होता है जिसको VTR कहते हैं, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट, इसको भी आपको खुला लिफाफे के अंदर डालना है। बाकी आपने CU-BU को सील्ड किया होगा, ये आपको जमा करना है, और मतपेटी इनको सील किया होगा। याद रखें दोस्तों, जितनी भी मतपेटियाँ मिले उन मतपेटियों को भी आप है ना सील करेंगे और सब में आप वोटिंग कराएंगे, किसी को खाली ना लेके जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस बार एक परिवर्तन हुआ है, मैं उस परिवर्तन को बता देना चाह रहा हूँ कि ना इलेक्शन कमीशन का ये आदेश है कि चूँकि मुखिया, मेंबर
और पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 4 ईवीएम से होने हैं। सबके ईवीएम आप कलर से ही पहचान लेंगे, क्योंकि हर एक के सीयू और बीयू में, जैसे मुखिया है तो मुखिया के सीयू और बीयू में आपको ग्रीन पेपर से स्टिकर लगा होगा, ग्रीन पेपर का स्टिकर लगा होगा। मुखिया में किस कलर का होगा? ग्रीन पेपर का, क्योंकि उसका वोट का, उसका जो मतपत्र होता है उसका कलर भी ग्रीन कलर का होता है। इसलिए उसका जो ईवीएम होगा, बीयू और सीयू दोनों पे हरे रंग का स्टिकर लगा होगा। इस तरह से फिर हम बात करें, है ना, मुखिया का जो मेंबर होता है उसका जो होगा वो ब्लैक रंग का स्टिकर लगा होगा, सीयू बीयू दोनों में ना ब्लैक कलर का लगा होगा। इसी तरह से जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनका जो सीयू बीयू होगा उसमें ब्लू कलर का स्टिकर होगा, और जिला पार्षद के जो सदस्य होंगे उसके लिए रेड कलर का स्टिकर लगा होगा। तो स्टिकर से आपको पहचानने में आसानी होती है। और जो कलर आपको बताया गया यही कलर उसके मतपत्रों का भी होता है। टेंडर वोट के लिए कम से कम हर पोस्ट के लिए आपको 20-20 मतपत्र अवश्य मिलेंगे। उसमें याद रखना, मुखिया का रंग हरा होगा, मेंबर का जो काला होगा, और जो पंचायत समिति होंगे उसका नीला होगा, जिला पार्षद का रेड होगा, और पंच और सरपंच, ये 2 खासकर आपको ध्यान रखना है कि पंच का जो होगा वो पीला रंग का कागज़ होगा और काले रंग से मुद्रित होगा, और जो सरपंच होंगे सरपंच का वो कत्थई कलर का होगा, सरपंच का कत्थई कलर का होगा। तो दोस्तों इनको सील्ड जो है ईवीएम है वो आप जमा करेंगे, और फिर सील्ड मतपेटी जमा करेंगे, और साथ ही साथ आप जो है चालान की 3 प्रति तैयार करेंगे। चालान की 3 प्रति। चालान में क्या होता है? चालान में जो है पूरे इलेक्शन का लेखा जोखा होता है, सीयू का नंबर, बीयू का नंबर, कौन सा ग्रीन पेपर सील आपने यूज़ किया है ना, कितने नंबर का, वो सारा आपको उसमें इंडिकेट, कितना बच गया, कितना आप वापस कर रहे हैं, ये सारे पूरा लेखा जोखा उसके अंदर डालना पड़ता है। ये 3 प्रति बनती है। उसमें आप अपने जो आपके पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है उनका साइन ले लेंगे, अपना साइन करेंगे, और फिर जब आप जमा करने जाएंगे बर्जगिरी में, आप सबको पता है इस बार इलेक्शन किसी भी ब्लॉक में कराएं, लेकिन काउंटिंग हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूर्णिया में होना है, और साथ ही साथ आपके साथ इस बार P1 P2 भी, है ना, जमा करने के लिए बर्जगिरी तक अवश्य आएंगे। उम्मीद है, धन्यवाद, उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से चुनाव करा करके सकुशल घर वापस जाएंगे। दोस्तों अब इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी वोट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं इसको अगले एपिसोड में साझा करूंगा। धन्यवाद।